गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? हाँ, सब बढ़िया है। ठीक है सब। तो जीओसी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप पढ़े थे फ्री रेडिकल, पढ़े थे ना फ्री रेडिकल? हाँ, तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन ये दो इंटरमीडिएट एक जैसा है। ठीक है ना? क्योंकि देखो आपको मालूम होगा कार्बोकैटायन में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, मतलब आप कर सकते हैं उसके वैलेंस शेल में। तो उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो दोनों ऐसे इंसान हैं जो मंदिर के बाहर खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि भैया कोई हमें डोनेशन कर दो, कोई हमें दान दे दो, है ना, ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब तीसरा बंदा ऐसा आने वाला है आपके सामने जो बोलेगा कि मैं मंदिर के बाहर नहीं खड़ा रहता, मैं मंदिर पे खड़ा रहने वालों को कटोरे में पैसा डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है कार्बनायन। क्या नाम है? कार्बनायन। क्या नाम है? कार्ब अनायन, कार्बन पे अनायन। अब आप समझ गए होंगे कि आज जो हम थर्ड इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं वो थर्ड इंटरमीडिएट हमारा कार्ब अनायन, जो नेचर में इलेक्ट्रॉन रिच होता है और पैसा वाला हो सकता है और सामने वाले बंदे को पैसा दे सकता है। किसी से पैसा लेने की टेंडेंसी उसकी नहीं होती, ये वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि सामने वाला बंदा हमें पैसा दे, है ना, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच पीसीज है और इलेक्ट्रॉन रिच पीसीज है तो भले ही वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन किसी से इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आज हम थर्ड इंपायर की बात कर रहे हैं और वो थर्ड में कौन है यहाँ पे रेडिकल्स का? कि देखो अब इंपायर वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नहीं, ये जीओसी के बाद जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में इस्तेमाल होता है ये जीओसी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को यही तो खड़ा करके रखता है। अगर ये सब नहीं है तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस काम का? कोई नाम का है नहीं, वो तो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन सारे रिएक्शंस को ये सब कैरी करता है, अपने ऊपर ढोता है कि भाई हम इंटरमीडिएट्स तुम्हारे हैं, हमारा तुम्हारा जो है बोझ मेरे ऊपर है, इसलिए आप इसे बोल सकते हैं कि अच्छा अंपायर का काम करता है ना? तो सबसे पहली बात हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है बेटा? कार्ब अनायन है। क्या है बेटा? कार्ब अनायन। ध्यान से देखना, कार्ब अनायन है सर। और कार्ब अनायन का मतलब क्या होता है सर? एक कार्बन है जिसकी 3 वैलेंसी तो है ही और उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कार्बन आयन आता कहां से, कार्बन आयन बनता कैसे है। सबसे पहला सवाल ये है। तो आप पढ़े होंगे आपके पास ना बॉन्ड का दो फ्यूजन होता है, एक होता है बेटा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन और एक होता है सर होमोलाइटिक फ्यूजन। ये दो फ्यूजन आपके पास होता है। तो ये दोनों फ्यूजन में हम लोग बोलते हैं क्या है? डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ये पीसी डेवलप होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, कौन सा फ्यूजन? हेट्रोलाइटिक, 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 हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। अगर हम बात करें हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का तो आप सिंपल बोलिए क्या सर? आपके पास ए और बी दो पीसीज है, ठीक है ना, ए और बी दो लोग आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है ना, और इसके हम बॉन्ड को क्या करें? बीच से तोड़ ना सके तो फिर क्या कर सकते हैं? एक और तरीका है, क्या करें सर? ए और बी का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किसी एक की तरफ शिफ्ट कर दें। तो क्यों शिफ्ट कर दें? क्योंकि ए और बी में अगर बी हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए का इलेक्ट्रॉन बी की ओर मिग्रेट करेगा और मिग्रेट करेगा तो इस तरह से बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को लेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर निगेटिव चार्ज, बिल्कुल बनेगा सर। और ऐसे फ्यूजन को आप बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन बोलते हैं। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से हमें कार्बोकैटायन या कार्बनायन मिल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आयन का फॉर्मेशन होता है, कैटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं होमोलाइटिक, किसका बात करते हैं? होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, अरे यार होमोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक फ्यूजन से क्या होता है भाई? तो अगर मान लो फिर से यहाँ पे आप देखें कि ए और बी दो मॉलिक्यूल है जो आपस में, ये दो एटम है आपस में कनेक्ट है, ये अपने बॉन्ड को बी से ऐसे तोड़ता है, बी से जब तोड़ता है तो एक अपना इलेक्ट्रॉन है वो लेकर निकल गया तो ए पे आ जाता है फ्री रेडिकल, और बी अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया तो बी पे भी आ जाता है फ्री रेडिकल, है ना। तो इस तरह से आप रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं और इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या? फ्री रेडिकल। और जिसके थ्रू होता है उस फ्यूजन को बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। बट अभी हमारा टॉपिक है कार्बन आयन, ये तो आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अभी हमारा टॉपिक है कार्बन आयन। तो कार्बन आयन के केस में क्या है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है सर, और कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं सर ये आया कहां से? तो ये आया कहां से? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से आया। कहां से आया बेटा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से आया। तो पहली बात आप लिख सकते हैं, नीचे में पॉइंट बना के लिखिए। सबसे पहली बात लिखो, कार्बन आयन इज फॉर्म्ड बाय, carbon ion is formed by heterolytic fusion. Carbon ion is formed by heterolytic fusion. Carbon ion is formed by heterolytic fusion. Okay?
चलो तो हम इसको लिख लेते हैं, चाहे तो बना ले और फिर हम आगे मूव करते हैं। फटाफट लिखो इसको। चलो हो गया। तो हम मूव करते हैं। अब सीखते हैं कार्बन आयन की प्रॉपर्टीज के बारे में कि कार्बन आयन किस किस जैसे लोगों से स्टेबल हो सकता और किस किस लोगों से ये प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर किस किस लोगों से ये इसका नुकसान हो सकता है। ठीक ना, इन सारे तमाम चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हम सिंपल बोलते हैं क्या, सर इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो साफ दिख रहा है, यहीं से देखो ललित में समझा दे रहे हैं, आप भी सीख लो। आप यहाँ से इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है सर, एक अनायन चार्ज है सर, न्यूट्रल कार्बन तो नहीं है सर, चार्जेबल कार्बन है। दूसरा बात, ऑक्टेट में 2 2 4 2 6 और नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सर। ऑक्टेट भी क्या है इसका, कंप्लीट है सर। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है सर। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब देखो सवाल यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ कि अगर ऐसे लोग इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो बेसिकली इन लोगों को कौन मदद कर सकता, ये किसकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो आपके पास बहुत अच्छे से सीखे आप जीओसी में 2 ग्रुप होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे लोग में से जो लोग इसके काम के हैं वो कौन लोग हैं, तो इसके काम के वो लोग हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, खींचेगा, पुल करेगा अपनी ओर, जिसके वजह से इसकी सिक्योरिटी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप गलती से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके सपोर्ट में ला देंगे तो ये बोलेगा भाई मेरे पर तो पेट भरा हुआ है और तुम क्यों खाना खिला रहे हो, अब हमारा वोमिटिंग हो जाएगा, है ना। सो आई कांट एक्सेप्ट योर इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑलरेडी मेरा फुलफिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट हमारा कंप्लीट चल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं इस तरह से क्या, कि अगर आपके पास 3 कार्बन आयन है ना, इसको हम कैटेगराइज करें समझने के लिए। एक कार्बन आयन ये है बेटा, एक कार्बन आयन आपका ये है और एक कार्बन आयन और है ये आपका। 3 कार्बन आयन आपके सामने खड़ा है, ठीक है ना। अब ये तीनों कार्बन आयन को अगर गौर से देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं सर इस कार्बन आयन के पास एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में लिखे हैं EWG, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। और देखो एक बॉन्ड से एरो को इंडिकेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ मूव कर रहा है। जैसे क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़े, माइनस इफेक्ट से बहुत सारे लोग आते हैं, माइनस से आते हैं, इवन इंडक्टिव का माइनस आई से भी इफेक्ट से हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर सकते हैं। एक ऐसा कार्बन आयन है जिसके पास लगा है हाइड्रोजन, जिसे आप बोलते हैं रेफरेंस वैल्यू। कौन सा वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है उस कार्बन आयन को और ना ही कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर सकता है ना, दैट इज द रेफरेंस वैल्यू। लेकिन थर्ड कार्बन आयन जिस सिचुएशन में है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर। कैसा ग्रुप है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे डोनेशन में आप पढ़ते हैं प्लस एम, रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन करते हैं तो प्लस एम ग्रुप हो जाता है। हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन करते हैं तो प्लस H कहलाता है। इंडक्टिव से डोनेशन करते हैं तो प्लस I का डोनेशन होता है। तो इन सारे तमाम चीजों को देखकर हमें ऐसा लग रहा कि भाई कौन सा कार्बन आयन हमारा ज्यादा स्टेबल इन सिचुएशन में दिख रहा है। तो सबसे पहला कार्बन आयन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है सर। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब इसको खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो बेसिकली वहां पर सिक्योरिटी बढ़ेगा। लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और आप इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे तो इसके पास जगह है ही नहीं इलेक्ट्रॉन रखने का, और जब जगह इलेक्ट्रॉन रखने का है ही नहीं तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन जबरदस्ती अगर आप देंगे तो वो क्या हो जाएगा रिपेल करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, आप भी दुखी वो भी दुखी। तो इससे बेहतर है दुनिया में किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। और आप कह सकते हैं यहाँ पे एक मतलब समरी में बोल सकते हैं या डिसीजन दे सकते हैं। क्या डिसीजन दे सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन एनी फॉर्म्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन while इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन एनी फॉर्म्स डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसको पहले आप बना लीजिए और हम इसी बात को पॉइंट में कवर कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं बेटा, फटाफट लिखो जल्दी से और साथ में हम लोग लिखेंगे। चलो तो नीचे लिखते हैं, लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन एनी फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन एनी फॉर्म्स increases the stability of carbon ion. Electron withdrawing group in any forms increases the stability of carbon ion, while electron donating group in any forms decreases the stability of carbon ion. While electron donating group in any forms decreases the stability of carbon ion. क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और मैंने लिखा है क्या क्या लिखा है बेटा हमने
तो हमने लिखा है कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो कार्बन आयन की एसिडिटी को बढ़ाता है सर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो कार्बन आयन की एसिडिटी को घटाता है सर। बिल्कुल। अब इस पर हम कुछ काम करते हैं और देखते हैं कि कैसे स्पीशीज में कार्बन आयन इन्वॉल्व है और कहाँ पे किस स्पीशीज की एसिडिटी बढ़ रहा है और किस स्पीशीज की एसिडिटी घट रहा है। ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कीजिए और फटाफट हम इसको कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, या कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे हम लोग। ठीक है। देखो तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास शुरुआत हम बहुत सिंपल से कर रहे हैं, ध्यान से सीखना। आपके पास ये कार्बन आयन है बेटा, है ना। एक कार्बन आयन ये है सर, और ये कार्बन आयन ये है सर। बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कार्बन आयन तो आपको ऐसा अब फील हो रहा होगा कि सर ये कार्बोकेटाइन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। वो डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर सकता। तो 100% बिल्कुल उल्टा है। तो आप उल्टा हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, रिवर्स हर जगह काम नहीं करता। हाँ, कुछ जगह पे काम कर सकता है। जिससे मान लो रेजोनेंस कहीं पे कार्बन आयन का, ये कार्बोकेटाइन का नहीं हो रहा, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन का स्पीड 321 पे होता है। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सर, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। तो ऐसे जस्ट रिवर्स आप रेडिकल में बोल सकते हैं, मतलब रेडिकल में तो भी कॉमन बन जाएगा क्योंकि दोनों क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन कार्बन आयन में जस्ट उल्टा बोल सकते हैं। क्या उल्टा बोल सकते हैं सर? 1 डिग्री का कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से। अब देखो ये रटना नहीं है, हम आपको लॉजिक सिखाएंगे यहाँ पे, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। तो गौर से देखो, ये कार्बन आयन जिस कार्बन पे है ना बेटा, वो कार्बन कर रहा है कि हम 1 डिग्री है। ये कार्बन है जिस कार्बन पे, वो कार्बन कर रहा है हम 2 डिग्री है। और ये कार्बन है जिस कार्बन पे, वो कार्बन कर रहा है हम 3 डिग्री है। तो ये तो पहले क्लियर हो गया आपका कि कौन कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन है, कौन कार्बन आयन 2 डिग्री कार्बन आयन है, और कौन कार्बन आयन 3 डिग्री कार्बन आयन है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं सर अगर ये 1 डिग्री कार्बन आयन है तो इसकी एसिडिटी क्या है, ज्यादा है। 2 डिग्री कार्बन आयन है तो इसकी एसिडिटी 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है, तो आप खुद देखो। आप कार्बन आयन में पढ़े कि कार्बन आयन में तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम नहीं करता है ना। कार्बन आयन में इन जनरल डायरेक्टली हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता। अब तुम बोलोगे सर वहां पे -H +H क्यों लिखे हैं, वो अभी सीखेंगे, आपको एग्जांपल कुछ देंगे जहां पे आप वो काम करता है, इनडायरेक्टली काम करता है। लेकिन अगर कार्बन आयन के जस्ट बगल वाला कार्बन हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन में होता है, अल्कीन में होता है, अल्काइन में होता है और फिर रेडिकल में होता है। यही 4 इंसान के पास वो अवेलेबल होता है, लेकिन कार्बन आयन में अवेलेबल नहीं होता। तो फिर कहेंगे सर बगल में कार्बन का कैसा डोनेशन है, ये विड्रॉइंग है। तो बगल में कार्बन का एक ग्रुप है जो कार्बन क्या कर रहा होगा, प्लस आई से डोनेशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, प्लस आई से डोनेशन कर रहा होगा। भाई ये कार्बन आयन को दो प्लस आई है, एक प्लस आई देखो इधर से भी आ रहा है, एक प्लस आई इधर से भी आ रहा है सेंटर वाले कार्बन आयन को। तो दो प्लस आई है ना, प्लस आई और प्लस आई है। और ये कार्बन के पास तो 3 प्लस आई है, देखो प्लस आई और प्लस आई है ना, दोनों तीनों तरफ से, इधर से भी आ रहा है पैसा, इधर से भी दोनों तरफ से आ रहा है। तो प्लस आई सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रहा है, थर्ड वाले में। तो आप अभी सीखे आप कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहता है तो कार्बन आयन की एसिडिटी घटता है। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबके पास है, लेकिन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। और तीनों तरफ से जब डोनेशन करेंगे तो कार्बन हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी आप पैसा दिए जा रहे हैं, फिर भी पैसा दिए जा रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया ना, कभी हम लोग शादी में चलते हैं या बारात में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो पेट भर गया फिर भी खाना जबरदस्ती खिला रहे हैं। तो चलो वो तो सोसाइटी में लोगों के सामने बैठ के शर्म से खा लेता है। 10 मिनट बाद क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ गया भाई उसका, तो इनो पिलाओ, ये जाकर वोमिटिंग कर दिया खेत में, आप मारा पूरा बाहर आ गया। ठीक है ना। तो ये काम नहीं करना है, जिसको भूख है उसको आप दो ना, जिसको भूख है ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों ठुसाए जा रहे हो। ठीक है ना। तो सवाल यही है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इतना दे रहे हैं उसको कि भाई वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा। यहाँ पे भी मिल रहा है लेकिन ये डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ा ही रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बोल रहा कि हमको भी तो मिल रहा है, हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो चलो थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो भाई इन लोगों से हम मोस्ट स्टेबल होंगे, क्योंकि हमें डोनेशन कम है, इसका डोनेशन ज्यादा है, इसका डोनेशन बहुत ज्यादा है। तो डोनेशन होने से कार्बन आयन की एसिडिटी बिल्कुल घटता है, ये 100% आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ऑर्डर बनेगा 1 2 3 का। तो आप इसको कॉपी करो बेटा, और कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, देखो। देखो फिर से एक नया टाइप का क्वेश्चन हमें मिला, जहां पे एक ग्रुप हमें दिख रहा है, उसमें फ्लोरीन को यूज करके किया गया है। और फ्लोरीन को यूज करके वो पूछ रहा है कि भाई किसकी एसिडिटी ज्यादा है और किसकी एसिडिटी कम है। तो आप साफ देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है सर,
कि भाई यहाँ पे ना अगर देखें, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है या कार्बोनायन है, कार्बोनायन है, तो यहाँ पे कार्बोनायन कॉमन है हमारा, ये भी 1 डिग्री कार्बोनायन है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री कार्बोनायन है। तो फिर यहाँ पे कैसे कैटेगराइज करें, तो कैटेगराइज करने के लिए और कुछ इसके साथ दिया गया है। आप देखो फ्लोरीन को, फ्लोरीन यहाँ पे एक फैक्टर बन रहा है जिसको फ्लोरीन का बोलते हैं माइनस आई, काम करता है बहुत अच्छा, ठीक ना। आप पढ़े हैं माइनस आई में फ्लोरीन सबसे टॉप पे रहता है अपने हेलोजन फैमिली में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का माइनस आई कंपेयर टू अपने सारे हेलोजन फैमिली से क्या होता है, बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने जस्ट बगल वाले कार्बन से ना विड्रॉइंग करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को, तो कौन सा फैक्टर लगेगा, माइनस आई। तो फिर ये भी फ्लोरीन तो खींच रहा है ना इसको दूर से, तो यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस आई। और ये भी तो यहाँ खींच रहा है 1 पे, अगर कार्बन है 2 3 नहीं 4 पे आकर, तो यहाँ भी लग रहा है माइनस आई। तो माइनस आई सब में लग रहा है और सब फ्लोरीन का ही लग रहा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, जरा सोचो सोचो जल्दी से, मैं बताऊंगा अभी। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सर माइनस आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, तो कैसे हम डिसाइड करके बताएंगे कि भाई कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि जो माइनस आई लगा रहा है वो इंसान भी सब में सेम है, जहां से माइनस आई लग रहा है वो भी सब कुछ सेम है। तो फैक्टर ये है कि आप पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। याद करो बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, और डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जितना नजदीक से आप डोनेशन करेंगे आपका डोनेशन उतना बेहतर होगा, जितना नजदीक से विड्रॉइंग करेंगे आपका विड्रॉइंग उतना ही अच्छा या बेहतर होगा। तो देखो सबसे नजदीक में विड्रॉइंग कहां हो रहा है, फर्स्ट में हो रहा है, क्योंकि जिस कार्बन पे कार्बन आयन है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ही फ्लोरीन लगकर माइनस आई से खींच रहा है। मतलब यहाँ पे दूरी क्या है, कम है, दूरी कम है तो विड्रॉइंग ज्यादा होगा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया, तो यहाँ पे विड्रॉइंग और ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सर 1 की एसिडिविटी 2 से ज्यादा है और 2 की एसिडिविटी 3 से ज्यादा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है विड्रॉइंग का, इसलिए सबसे बेहतर विड्रॉइंग है। फिर यहाँ पे आ रहे हैं और सबसे कम यहाँ पे आएगा, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, मतलब विड्रॉइंग कर रहे हैं लेकिन बहुत दूर से कर रहे हैं, दूर से कर रहे हैं तो हम खींचेंगे। मतलब सिंपल ऐसा आप सोचो ना, खुद आप ना किसी अपने दोस्त को आवाज दे रहे हो, ठीक है ना, आवाज दे रहे हो, आप क्लास में बैठे हो, तो आप, आपका दोस्त फर्स्ट बेंच पे बैठा है, आप बैठे हैं सेकंड बेंच पे, तो जरा से करेंगे तो वो तुरंत सुन लेगा। लेकिन आप बैठे हुए हैं फोर्थ बेंच पे, आप करेंगे तो नहीं सुनेगा, फिर करेंगे तब वो सुनेगा, है ना। लेकिन आप बैठे लास्ट बेंच पे, आप चिल्ला रहे हैं, पहले किए कोई नहीं सुनने वाला है, फर्स्ट बेंच कहाँ है, लास्ट बेंच कहाँ है, फिर करेंगे नहीं सुनेगा, फिर जब आप जोर से चिल्लाएंगे तब जाकर वो आपका दोस्त सुनेगा। तो सवाल सिंपल है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट से नजदीक से खींचेगा ज्यादा खींचेगा, दूर से खींचेगा कम खींचेगा। ज्यादा खींचने वाला कार्बन की एसिडिटी को इंक्रीज करता है, दूर से खींचने वाला भी एसिडिटी को बढ़ाता है, लेकिन कम बढ़ाएगा रिलेटिवली इससे, क्योंकि ज्यादा खींच रहा है। क्लियर है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। फटाफट लिखो जल्दी से फटाफट। तो अब हम आगे काम करें। अब देखो एक और क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइएगा। हमारे पास है एक CH3CH2 निगेटिव कार्बन आयन, ठीक ना। हमारे पास है सर CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन आयन, और एक हमारे पास है सर CH ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन आयन। ये 3 कार्बन आयन हमारे सामने आकर खड़ा है और हमसे पूछा कि भाई कौन सा कार्बन आयन की एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो आप ना बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, सर यहाँ पे जो कार्बन है वो सीधे सीधे क्या कर रहा है, प्लस आई से डोनेशन कर रहा है सर, है ना, पहले वाले में। दूसरे वाले में कार्बन और डोनेशन नहीं कर रहा, अल्कीन का यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, और ये पाई बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा है, माइनस आई से इस कार्बन आयन को खींचकर स्टेबल कर रहा है। जबकि ये कार्बन आयन sp कार्बन है, और sp कार्बन पे ये जो कार्बन है वो डबल पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ भी है, तो दोनों पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विजिट करेगा, मतलब माइनस आई से ये भी खींच रहा है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये जो कार्बन आयन है इसका 2 3 4 सिग्मा है ना, निगेटिव चार्ज को इंक्लूडिंग करके लोन पे मान लो तो sp3 कार्बन है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ भी 4 है। लेकिन ये कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे माइनस आई ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे अल्काइन का है माइनस आई, और यहाँ पे अल्कीन का माइनस आई है। तो आप माइनस आई फिर बहुत अच्छे से पढ़े, माइनस आई पावर पढ़े, पहले अल्काइन आता है देन अल्कीन आता है, आप अच्छे से देखे हुए हैं। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे थर्ड जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है,
फिर सेकेंड होगा और सबसे पीछे 1 होगा, क्योंकि 1 में तो आप विड्रॉइंग कर ही नहीं रहे हैं बल्कि प्लस आई का आप डोनेशन कर दिए। डोनेशन करने से कार्ब आयन लेस स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है ना। ये ऑर्डर बनकर हमारा आएगा। अब देखो, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जहां एरोमेटिसिटी के तौर पर दिखेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक सिस्टम में दिखेगा, जहां पे दिखेगा हमें ये क्या कि कौन सा कार्बन आयन किस वजह से ज्यादा स्टेबल हो सकता है, किस वजह से ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखना है। तो जैसे हम बोले क्या, हमारे पास एक कंपाउंड है रिंग के फॉर्म में, वो रिंग के फॉर्म में कुछ ऐसा है, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन पे है CH2-, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन आयन, जिसे बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये बेंजाइल कार्बन आयन है बेटा, ठीक है ना। एक और बेंजाइल कार्बन आयन है, वो यहाँ पे है, कहाँ पे है सर, CH2 कार्बन आयन, और उस पर एक ग्रुप लगा है, जिस ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यहाँ भी कार्बन आयन है और यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप, क्या लगा है, NO2 ग्रुप लगा है। अब इन तीनों को देखें हम गौर से, और तीनों को देखने से बाद हमें पता चलेगा, अच्छा यहाँ भी कोई ग्रुप जोड़ दें या चलो रहने देते हैं, पहला पैटर्न है इसको सिंपल ही रखते हैं। देखो, अब हमसे पूछा कि भाई ये तीनों में कौन सा कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो आप सिंपल वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है सर, यहाँ तक देखा गया तो यहाँ तक सब कॉमन दिख रहा है। देखो गौर से आप, यहाँ तक सब कॉमन दिख रहा है, मतलब बेंजीन तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना रेफरेंस वैल्यू है, यहाँ पे कोई डोनेशन या विड्रॉइंग नहीं कर रहा है, इसके आसपास कर रहा है कोई पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा पे नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पैरा पे CH3 है और इसके पैरा पे NO2 है। तो आप देख के ही समझ गए क्या कि सर CH3 क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास है, तो हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन करना शुरू करेगा। कौन सा पावर से डोनेशन करेगा सर, हाइपर कंजुगेशन से डोनेशन करेगा। और ये जो है आपका NO2, वो क्या करेगा, -M से खींचेगा सर। कैसे खींचेगा, -M से। इसको थोड़ा सा हम आसान कर दें तो एक साफ आपको दिख जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो यहाँ लगेगा A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ओर हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो उस पावर को हम बोलते हैं -M इफेक्ट। क्या बोलते हैं, -M इफेक्ट। अब इसको गौर से देखें और आप खुद बताएं कि भाई यहाँ पे एसिडिटी किसका ज्यादा होने वाला है सर, तो थर्ड हाईली स्टेबल है, क्योंकि अभी आप पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितना बेहतर होगा, कार्बन आयन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो थर्ड हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि वो रेफरेंस वैल्यू दे रहा, वहां पे किसी चीज का विड्रॉइंग नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड के बाद 1 होगा और सबसे पीछे आप रहेंगे सेकंड के, क्योंकि सेकंड में डोनेशन हुआ, डोनेशन होने से हमारा कार्बन आयन और लेस स्टेबल या अनस्टेबल होगा, है ना। तो ये ऑर्डर बनकर आएगा 3 1 2। तो आप इसको लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जनरली नीट के पेपर में, जेई के पेपर में, जो जियो से सवाल आते हैं ना, ऐसे ही ऑर्डर में अरेंज किया हुआ रहता है। तो आपको इस सब का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग पहले, है ना, फिर हम लोग मूव करेंगे। हो गया, चलो बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना ये है, क्या देखना है सर, कि कुछ क्वेश्चन में ना ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन का भी फैक्टर काम करता है, ठीक ना। तो ऑर्थो मेटा पैरा फैक्टर कैसे काम करेगा, उसका कैसे आपको यूज करना है, जैसे हम आपको दिखाएं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसा है, जैसे आप बोल सकते हैं क्या, बेंजीन को ही लेकर चल रहे हैं, तो बेंजीन में हम सर्कल डाल दिए, यहाँ फिर से बन गया बेंजाइल कार्बन आयन, इसके पे लगा हुआ है CHO। एक और आपके पास है बेंजाइल कार्बन आयन और इस पे लगा है मान लो NO2, और एक और है बेंजाइल कार्बन आयन, इस पे लगा है OH। ये देखना क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है, ध्यान से देखना सर। ये है कार्बन आयन और यहां लगा देते हैं हम NO2। देखो ये 4 क्वेश्चन है, तब इसको पहले लिख लीजिए 1 2 3 4। आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन है और सबसे लिस्ट कार्बन आयन कौन अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो जल्दी से बनाइए इसको आप। चलो तो हम लोग देखें, शुरुआत करें। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखना है ना कि जो ग्रुप इसके पास बेंजीन के पास कनेक्ट है ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, उसका इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट क्या दे रहा है वो, है ना, सही से इफेक्ट क्या वहां पे ऑपरेट कर रहा है वो। तो आप देखो ये कहेंगे सर 1 2 3 4 कौन सा पोजीशन है, पैरा, 1 2 3 मेटा, 1 2 3 4 पैरा,
1 2 ऑर्थो पोजीशन। तो ये तो पहले क्लियर होना चाहिए, आपको पोजीशन आना चाहिए कि ऑर्थो पोजीशन पे कौन है, मेटा पे कौन है, पैरा पे कौन है, ठीक है ना। तो पहले वाले में पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगा है तो पैरा को कंसीडर करो। तो पैरा पे CHO है और पैरा पे जब CHO है ना तो आप उसका बोल सकते हैं कौन सा पावर लगेगा, -m लगेगा सर। क्या लगेगा सर, -m लगेगा। -m से बुक विड्रॉइंग करेगा, आप चाहें तो इसको खोल दें आसान करने के लिए। डबल बॉन्ड OH, तो अब आपको दिख रहा होगा A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D। आप इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ दे रहे हैं, बेंजीन से बाहर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, मतलब आप -m अपने लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है तो NO2 का तो दो पावर लगता है, -I और -m। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो -m लगना चाहिए, लेकिन गलत। यहाँ पे NO2 का -m नहीं लगेगा मेटा पे। क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पे उसका -m काम नहीं कर सकता। अब हम कुछ देर के लिए आपको बता सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। अगर मान लो किसी को दिक्कत हो रहा है तो मैं चलो बता ही देता हूँ कि सर इसका -m क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखना। तो आप पहले शुरू करेंगे अगर, तो देखो हमें क्या करना है बेटा, हमें इस पोजीशन पे ना कार्बन आयन को जनरेट करना है। इस पोजीशन पे डायरेक्टली इफेक्ट देखना है कि ये कार्बन से बेंजीन को ये ग्रुप हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कार्बन से ये ग्रुप जो है हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ये हमें देखना होता है। तो देखो A डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड D रेजोनेंस करेंगे सर, तो यहाँ ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से निकलकर शिफ्ट हो जाएगा बाहर और यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना। अब जैसे निगेटिव को अगला रेजोनेंस करते हो ना तो A डबल बॉन्ड में निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव यहाँ से हटकर डबल बॉन्ड बनाता है और ये डबल बॉन्ड हटकर यहाँ निगेटिव चार्ज बनाता है। ध्यान से देखो आप। अब आप खुद कहेंगे सर जो कार्बन आयन जनरेट हो रहा है या जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम किया, क्या डायरेक्टली इस कार्बन से कर रहा है? कभी नहीं कर रहा सर, कभी नहीं कर रहा। वो निगेटिव यहाँ के बाद अगर यहाँ आता ना तो सीधे खींचता खींचता तो इसको स्टेबल करता, लेकिन ये चार्ज कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना। इसीलिए बोलते हैं मेटा पोजीशन पे NO2 का या कोई भी ऐसा ग्रुप जो -m +m का काम करता है, वो मेटा पोजीशन से या तो +m के थ्रू डोनेशन नहीं कर सकता या मेटा पोजीशन से -m के थ्रू विड्रॉइंग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ देखो हो सकता है A डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड निगेटिव यहाँ बनेगा और A डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज देखो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो इसका विड्रॉइंग काम कर गया यहाँ पे। तो सिंपल बोलेंगे कि मेटा पे, तो हम इसको थोड़ा सही कर लें वापस। स्ट्रक्चर हमारा जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का है ना, ये बेंजीन हो गया सर, ये डबल बॉन्ड बाहर हट गया यहाँ से और ये क्या है डबल बॉन्ड में कनेक्ट है, ठीक है ना। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे सर, मेटा पे -m काम नहीं करेगा तो फिर इसका कौन सा पावर लेंगे सर, -I लेंगे, क्योंकि -I सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो हमें पाई बॉन्ड का कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग करेगा मेटा पोजीशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना। OH है देखो यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर A डबल बॉन्ड में C के ऊपर लोन पेयर का डोनेशन होगा सर, और डोनेशन होगा तो कौन सा पावर लग गया, रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन कर रहे हैं, मतलब आप +m शो कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1 2 है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में जब आते हैं तो ऑर्थो पे 100% काम करेगा। A डबल बॉन्ड भी C डबल बॉन्ड ही निगेटिव सीधे यहाँ क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होगा स्टेबल करेगा उसको। तो आप सिंपल बोलेंगे क्या सर, यहाँ पे -m हंसकर होगा, दौड़कर होगा और -m इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। अब चारों दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है। तो पहले तो आप देख लें, क्या देख लें, -m -I +m और -m है ना। अब तुम देखो क्या बोलोगे कि सर जितना ज्यादा विड्रॉइंग होगा उसका स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो तुम बताओ -m में CHO का -m ज्यादा कि NO2 का -m ज्यादा। कई बार आप इस्तेमाल किए हैं और 100% आप जानते हैं सर NO2 का -m CHO से कहीं ज्यादा होता है। MO2 का मतलब क्या कर सकते हैं, -m पावर जो है वो NO2 का कहीं ज्यादा होता है, किससे, CHO से, किससे, CHO से होता है, ठीक है ना। तो आप सिंपल बोलेंगे क्या सर, N2 का -m लगेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो 4 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर 1 की स्टेबिलिटी है। अब ये दोनों देखो, ये तो डोनेशन कर रहा है बेटा, कार्बन लेस स्टेबल होगा, लेकिन एटलीस्ट -I से तो खींच रहा है ना, कम से कम विड्रॉइंग कर रहा है, कम पावर से कर रहा है, लेकिन खींच तो रहा है और खींच रहा है, तो ये इससे आगे रहेगा। तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 और सबसे पीछे कौन रहेगा, आपका लाडला 3 रहेगा, है ना। तो बनेगा 4 1 2 3 का ये ऑर्डर बनेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं जनरली जब ऑरेंज ऑर्डर में दिया जाएगा या फिर क्वेश्चंस को तैयार किया जाएगा। तो आप इसको कॉपी करें और एक आध क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। जल्दी से फटाफट कॉपी करो बेटा। चलो भाई
हो गया। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको जरा बनाइए सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये 3 कार्बन आयन है हमारे पास, इस तीनों कार्बन आयन को देखना है और देख के बताना है कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है या मोस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी करो फटाफट जल्दी से। 3 कार्बन आयन बेटा बहुत अच्छे से देखना है, सेंटर में तीनों कार्बन आयन है, जिस कार्बन पे कार्बन आयन है ना उसका एक नाम भी होता है, आगे हम इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये कार्बन आयन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे अवेलेबल है, हाईली स्टेबल कार्बन आयन है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बन आयन को मिल रहा है या सबसे कम स्टेबिलिटी किस कार्बन आयन को मिल रहा है। तो आप ग्रुप देखो, बगल में सब ग्रुप आपको दिख रहा है, सब माइनस आई का गेम है, माइनस एम आपको आता है, फटाफट आप अप्लाई कर देंगे। तो फटाफट देखिए आप जल्दी से। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। ये कार्बन आयन सब दिख रहा है सबको? बिल्कुल दिख रहा है। ये कार्बन आयन को खींच रहा है ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इसको कट घरे में ले, कट घरे में क्या दिखेगा सर, यहाँ पे COR का माइनस आई लग रहा है। क्या लग रहा है? सॉरी COR का माइनस M लग रहा है सर, क्योंकि ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ भी लग रहा है सर COR का माइनस एम लग रहा है। क्या लग रहा है? COR का माइनस एम लग रहा है सर। अच्छे से देखना, यहाँ देखो ए डबल बॉन्ड में सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल यहाँ भी वही केस है, लेकिन यहाँ पे COR का नहीं, COOR का, मतलब COOR का, ईस्टर का माइनस एम लग रहा है। और यहाँ भी COOR का है ना, यहाँ भी क्या लग रहा है? ईस्टर का माइनस एम लग रहा है, माइनस एम ही लगेगा सब में। यहाँ दिख रहा है आपको ए डबल बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी माइनस एम है, लेकिन यहाँ माइनस एम किसका है बेटा? CHO का माइनस एम है। ए डबल नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी माइनस एम, लेकिन किसका माइनस एम है? CHO का माइनस एम है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही टफ हो गया, क्योंकि माइनस एम आपको याद है तो क्वेश्चन बनेगा, माइनस एम का पावर नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप पढ़े थे, जरा याद करो। सबसे पहले NO2 होता है, माइनस एम का पावर याद करो, जो माइनस आई का होता है वही पावर उठ के वहां पे आ जाता है। CN होता है, SO3H होता है, CHO होता है, CHO होता है, COX होता है, COR होता है ना, तब COOR होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे माइनस एम क्या है? CHO का सबसे ज्यादा, तो थर्ड का कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि माइनस एम से जितना ज्यादा विड्रॉइंग होगा हमारा स्टेबिलिटी बढ़ेगा सर। 3 के बाद क्या है? COR, देन COOR। तो COR, इसमें COR, R का मतलब समझ में आता है ना, कार्बन के ग्रुप को हम R बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं बेटा। तो COR है, तो 3 के बाद 1 होगा सर, और सबसे पीछे आपका लाडला 2 होगा। तो ऑर्डर बनेगा 312 का, मतलब थर्ड वाला कंपाउंड सबसे आगे, फिर 1 वाला, और 1 वाला और सबसे पीछे 2 वाला होगा। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। और उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा कार्बन आयन, है ना, कार्बन आयन जो हम पढ़ रहे हैं। अभी कार्बन आयन आपका खत्म नहीं हुआ है, हम लोग जस्ट एक कार्बन आयन का इंट्रोडक्शन किए हैं। ये कार्बन आयन अपने चैप्टर में जब आएगा, अपने टॉपिक में आएगा, तो पूरी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनकर ये काम करता हुआ आपको दिखेगा। तो वो रिएक्शंस में दिखेगा, आपको घबराना नहीं है। अभी आप पहले समझ लीजिए इसको, है ना। और अब इसके बाद हमारा देखो 3 टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट का। कार्बोकैटायन आपको सिखा दिए, रेडिकल सिखा दिए, और आपको हम कार्बन आयन सिखा दिए, ठीक ना। तो इसके बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब 2-3 टॉपिक और हम आपको सिखा दें। एक एरोमेटिसिटी है ना, वो आपको थोड़ी आना चाहिए, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है, नॉन एरोमेटिक कौन होता है, एंटी एरोमेटिक कौन होता है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और दूसरा उसके बाद हम एक पढ़ेंगे और एसिड और बेस, क्योंकि एसिड और बेस में एक कार्बन आयन वगैरह की स्टडी बहुत देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, रेडिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 टॉपिक्स और अब यहाँ पे कवर करेंगे, एक एरोमेटिसिटी और एक एसिड और बेस कवर करेंगे, ठीक है ना। देन हम लोग मूव कर जाएंगे रिएक्शन में, और रिएक्शन के बाद पढ़ना शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। और जो आपके पास 3 और आपके इंटरमीडिएट्स है बेटा, कार्बीन, नाइट्रोजन और बेंजाइन, तो ये अपने चैप्टर में आ जाएगा। और चैप्टर में आने पे वो अपने आप वहां पे हम फुल इंट्रोडक्शन के साथ सिखाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, ठीक है। तो आज जितने रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एरोमेटिसिटी। क्या शुरू करेंगे? एरोमेटिसिटी, जिसमें देखेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होता है, और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक का होता है, और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक का होता है। तो आप एक बार कोशिश करें कि अगले लेक्चर जब आपको मिले उसके पहले आप सीख लें, पढ़ लें कहीं पे, और फिर हमारे द्वारा पढ़ें आप, ताकि आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है।
तो आज इतने रहने देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।